हाँ तो प्यारे बच्चों, जो एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब दिन बहुत कम बचे हैं। 15 तारीख को एग्जाम है। 15 जनवरी को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इनके एग्जाम चलेंगे प्यारे बच्चों। तो जितने आप हम उम्मीद करते हैं न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको 5-6 मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे जिनमें आपको एनएनएमएस में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो यह एक ऐसा एग्जाम नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है प्यारे बच्चों, जिनमें आपको 12,000 रुपए पर सालाना दिए जाएंगे। 4 साल तक 12,000 रुपए मिलेंगे यदि आप अच्छे रैंक के मुताबिक नंबर ले आते हैं, जो मानकदंड होता है उसके अनुसार। तो चलिए, न्यू कंसेप्ट क्लासेज यही चाहता है कि आप इनसे जुड़े हैं तो आपको इनका बड़ा फायदा हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? तो बकरवाल ट्राइब इज रिलेटेड टू विच माउंटेन? तो यहाँ पे यदि हम विकल्प के अनुसार देखें प्यारे बच्चों, यहाँ 4 विकल्प हमारे पास में हैं बकरवाल जनजाति से संबंधित हैं। तो रॉकीज, एंडीज, हिमालय और अरावली। तो बकरवाल जनजाति होती है, ये बकरी को पालने वाली जनजाति होती है। किसको? बकरी को पालने वाली जनजाति होती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर में आंसर हमारा हिमालय सही होगा। तो बकरवाल जनजाति का संबंध बकरी पालक से है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और ये हिमालय में है। तो यह हमारा पहला विकल्प है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? क्षोभ मंडल के बारे में देखें, एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज तो प्यारे बच्चों विकल्प के अनुसार 13 किलोमीटर होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 18 होती है समुद्र जनी सामान्यतया, लेकिन यदि हम इनकी ध्रुव पर देखें तो इनकी ऊंचाई 13 किलोमीटर भी होती है। तो विकल्प में 13 किलोमीटर है, तो यह 13 किलोमीटर सही माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षोभ मंडल में यह भी चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे बादल का बनना, आंधी तूफान का आना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। एक महत्वपूर्ण मंडल आता है प्यारे बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल, ध्यान रखें इस मंडल में तापमान समान रहता है, हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं और यहीं पे ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों O3। ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। ध्यान रखें ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों 18 से यानी 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई होती है 1800 से 50 किलोमीटर। यह मंडल भी आप ध्यान रखें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यह इनका क्रम होता है परतों का। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो यानी ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आयन मंडल में आयनिक किरणें होती है, आयनिक क्रियाएं होती है जिससे रेडियो तरंगे पृथ्वी पर पहुंचती है। और फिर ये मध्य मंडल आता है। फिर हम कहें समताप मंडल आता है जिसमें ऊपर की तरफ ओजोन परत पाई जाती है और यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि मौसम अनुकूलन रहता है, तापमान समान रहता है। मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती है, बादल का बनना, आंधी तूफान का चलना, वो क्षोभ मंडल में चलते हैं। तो क्षोभ मंडल की यह है पहला विकल्प। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा है, एवरेज रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड इज, तो आंसर हमारा हो जाएगा 117 सेंटीमीटर। यह विकल्प आप सीधा रट लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन द विच कॉन्टिनेंट? तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया जो नाम है वो इराक का प्राचीनतम नाम था। इराक का प्राचीनतम नाम था। ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है। ऐसे एशिया महाद्वीप है तो यहाँ पे पश्चिम में इराक पाया जाता है। और इराक में प्यारे बच्चों ध्यान रखना दजला और वह फरात नदी है। दजला व फरात नदी है, इनके मध्य ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, पुराना नाम इराक को ही मेसोपोटामिया प्राचीन काल में कहते हैं और यह पश्चिम एशिया में इराक स्थित है। दजला और फरात नदी इराक में बहती है, इनके मध्य मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। तो विकल्प के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? एशिया होगा। पोल्डर नेक्स्ट प्रश्न है, पोल्डर शब्द का संबंध किस देश से है? पोल्डर वर्ड इज रिलेटेड टू विच कंट्री? प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना है, पोल्डर का मतलब होता है जिस देश की सीमा समुद्र के कारण ज्यादा कटी-फटी होती है उन्हें पोल्डर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं चीन की भी सीमा समुद्र से लगती है
और कनाडा की सीमा भी लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, बांग्लादेश, इनमें भी पोल्डर पाए जाते हैं, और नीदरलैंड। तो प्यारे बच्चों, यह विकल्प के अनुसार कटीपटी सीमा वाला पोल्डर यदि विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध पोल्डर का बात होती है, तो फर्स्ट टॉप पे नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड पोल्डर के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, आपके एग्जाम में यदि पोल्डर शब्द आ जाता है तो विकल्प नीदरलैंड सही होगा। तो चलिए यहां पर समझ गए होंगे पोल्डर शब्द क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेरीज, घास के मैदान। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, निम्न में से कौन गलत है। यहां पर ये प्यारे बच्चों घास के मैदान दिए गए हैं पेरीज, और इनका टॉपिक हम अलग से भी लेके आएंगे क्योंकि ये एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरीज घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। पंपास घास के मैदान है प्यारे बच्चों, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। जबकि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है डाउन्स होते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। यदि हम विश्व का मानचित्र देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे है और डाउन्स को नीचे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। पंपास पाई जाते हैं अर्जेंटीना में। वेल्स अफ्रीका में सही है। स्टेपीज हैं एशिया व यूरोप में पाई जाती हैं, यूरोप में महाद्वीप में पाई जाते हैं, विकल्प में एशिया है, तो यह सही है। तो पेरीज उत्तरी अमेरिका में होगा, वेल्स अफ्रीका में होगा, स्टेपीज एशिया में होगा। तो पंपास यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका बड़ा फायदा यह होगा, 9th में आप चले जाते हैं या 10th में चले जाते हैं तो आपको साइंस कंप्लीट मिलेगी, प्लस आपको प्यारे बच्चों 8th क्लास में अभी एग्जाम होने बाकी है, तो 8th क्लास की संपूर्ण विज्ञान आपको मिलेगी, प्लस इसके साथ में आपको परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर भी सोल्व कराए जाएंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आशा के साथ आप एनालिसिस में अच्छी रैंक लेके आए। निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित है। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही कह रहा हूं, हमने न्यू कंसेप्ट क्लासेज ने जो भारत का मैप और राजस्थान का मैप है वो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। आप एनालिसिस के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप मैप को पढ़ लें। 10 मिनट में आपके भारत का और राजस्थान का मैप तैयार हो जाएगा। इनमें से आपके 2 प्रश्न हैं वो डेफिनेट आएंगे। ज्योग्राफिकल से आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां पर है। यदि आपने स्टेट को अच्छे से पकड़ लिया तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। आप ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला भाग दक्षिण कहलाता है और ये वाला भाग उत्तर कहलाता है, ये वाला भाग पश्चिम कहलाता है, ये वाला भाग पूरब कहलाता है। जब आप भारत का मैप देखते हो तो यहां पर आपको क्या होता है कि आपने देखा है केरल जो है इस साइड में स्थित है, तो हम कह सकते हैं केरल है वो दक्षिण में स्थित है। और बिहार है प्यारे बच्चों, ये बिहार है, बिहार भारत के मैप में इधर स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्यारे बच्चों यहां पर स्थित है भारत के मैप में, तो हम कह सकते हैं यानी उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है भारत के मानचित्र में। और मेघालय कहां पे स्थित है, मेघालय की जब हम चर्चा करते हैं भारत का मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से जो ये मैप बनता है, यहां पर जो मेघालय है यहां पे स्थित आता है। तो यहाँ लोकेशन से आप पकड़े तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया फ्रॉम द फ्लोइंग, तो केरला यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा केरल, विकल्प में सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द गंगा के मैदान से है। विच वर्ड रिलेटेड टू गैंगेटिक प्लेन, तो यहां ध्यान रखें गंगा का मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है वो गंगा का मैदान कहलाता है, उत्तर भारत का जो मैदान है वो गंगा का मैदान कहलाता है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें प्यारे बच्चों एक तो आता है भाबर आता है, भाबर एक आता है, तराई आता है, एक इसमें खादर आता है और इसके अंदर बांगड़ आता है, ये ध्यान रखें। ये गंगा के मैदान है। भाबर क्षेत्र वह कहलाता है जहां पर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, नदियों का जल प्रवाहित होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तराई भाग वो कहलाता है जहां चट्टान के टुकड़े फिर छोटे छोटे आ जाएंगे या नदियों का पानी बहता हुआ दिखाई देता है। और बांगड़ भाग होता है, फिर खादर भाग भी होता है। तो तराई भाग गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस विकल्प के अनुसार देखें तो गंगा के मैदान में यहाँ पर प्यारे बच्चों विकल्प में दिया हुआ है भाबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। विच इज नॉट ए नेबर स्टेट ऑफ राजस्थान फ्रॉम फ्लोइंग, तो यदि हम भारत का आप अच्छे से मैप देखेंगे, आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसके अंतर्गत हम देखें राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है, पंजाब है, बिल्कुल है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तराखंड राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है।
फिर हम चलते हैं, भारतीय महामरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार हमारी कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ध्यान रखें, एनोनिमस में यदि आपको कोई स्टेट में समस्या आ रही है तो आप उस विकल्प में राजस्थान का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आप राजस्थान का एनोनिमस का एग्जाम दे रहे हैं। तो विकल्प में मुख्यतया यदि अलग अलग स्टेट है तो राजस्थान, वहां पे विकल्प की ज्यादा संभावना रहेगी। निम्न में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है? विच माउंटेन इज वाटर डिवाइडर लाइन ऑफ राजस्थान? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, वो जल विभाजक का कार्य करती है। तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार हमारा अरावली पर्वतमाला होगा। राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला ही स्थित है और बाकी की राजस्थान में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर विच मिनरल? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तांबे के लिए यहाँ पे झुंझुनू जिला प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिला क्या है? प्रसिद्ध है। तांबा और जस्ते के लिए झुंझुनू जिला क्या है? प्रसिद्ध है। तो तांबा यहाँ पे विकल्प है। किस खनिज के लिए? तो झुंझुनू जिला तांबा का लिए ही जाना जाता है, तांबा नगरी कहलाती है झुंझुनू। और यदि ऑप्शन आ जाए खेतड़ी, तांबे में खेतड़ी, झुंझुनू में खेतड़ी में तांबे की सबसे बड़ी खान है। भारत जनगणना 2021 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार 31.2 होना चाहिए प्रतिशत, लेकिन 31.2 नहीं है, तो ये हमारा तीसरा विकल्प क्या है? सही माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश ने प्रथम क्रम में हासिल किया? तो प्यारे बच्चों, कोई भी मानव विकास सूचकांक हो, नॉर्वे और नीदरलैंड हैं, ये प्रथम स्थान पे रहते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे रहेगा। 2024 में टोटल 189 देश थे प्यारे बच्चों। टोटल जो मानव विकास सूचकांक है वो 189 देशों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखें, इसमें नॉर्वे टॉप पे रहता है हर टाइम पे। तो यहाँ पर यह प्रश्न है, यहाँ पर यह भी आ सकता है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस आधार पे तैयार होती है? एक तो वहां का स्वास्थ्य देखा जाता है, एक शिक्षा और एक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ये तीन मापदंड के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार होती है। एक स्वास्थ्य, वहां पे चिकित्सा सुविधा कैसी है, वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी उस देश में प्रति व्यक्ति कितना कमाता है। इन तीन मापदंड के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जिसमें नॉर्वे प्यारे बच्चों टॉप पर है। यानी किसी भी सूचकांक में देखें तो नॉर्वे टॉप पे रहेगा। किस देश का संविधान अलिखित है? विच कंट्री हैज बीन अनक्वांटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन? अनक्वांटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखें SBI, आप एक शब्द याद रखें, इस देश का संविधान अलिखित है। यानी S का मतलब हम कह सकते हैं सऊदी अरब का, B का मतलब हम कह सकते हैं ब्रिटेन, E का मतलब इजराइल का, इजराइल। इन देशों का संविधान प्यारे बच्चों क्या है? अलिखित है। तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो ब्रिटेन जो हमारे पास में शब्द आएगा, उस देश संविधान क्या है? अलिखित है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का संविधान लिखित है। तो S का मतलब सऊदी अरब, B का मतलब ब्रिटेन, I का मतलब इजराइल। इन देशों का जो संविधान है वो अलिखित है। तो यह विकल्प के अनुसार हमारा आंसर एक सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं न्यू कंसेप्ट क्लासेज के वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और जल्द आप 8th क्लास से संबंधित और भी मैटर्स प्राप्त करें। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों। हमारा जो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था। यदि अंगीकृत शब्द आता है, अंगीकृत शब्द आता है, आत्मर्पित शब्द आता है और अधिनियमित शब्द आता है, तो इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को है। तो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये ध्यान रखें, 26 नवंबर को। और हमारा जो पूर्ण संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतया लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
यानी हम कहें हाउ मेनी फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था, तो यानी 26 नवंबर को जब हमारा संविधान पूर्णतया तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, उस समय मौलिक अधिकार 7 थे। बाद में प्यारे बच्चों क्या होता है, 7वां मौलिक अधिकार यानी एक संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो अब इस विकल्प के अनुसार है 6 हैं। यदि कहे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। तो आपको अब पूछा जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो प्यारे बच्चों 6 मौलिक अधिकार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, तो यहां पर यदि हम बात करें तेलंगाना है प्यारे बच्चों, ये 2004 में बना था, 2014 में बना था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, विकल्प के अनुसार तेलंगाना होगा, नवनिर्मित राज्य हैं। तो वर्तमान में यदि भारत में राज्य पूछे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह ध्यान रखें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इस विकल्प के अनुसार यह प्रश्न बहुत ही इजी है, तो आप बताइए प्यारे बच्चों भारत का सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। व्हेन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था और 15 जून 2005 को यह अधिनियम लाया गया था 15 जून 2005 को संपूर्ण भारत में, 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। विकल्प के अनुसार हमारा एक सही होगा। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, सुखोई 30 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुखोई 30, व्हाट इज द सुखोई 30? यह प्यारे बच्चों एक लड़ाकू विमान है। यह क्या है कि रूस प्लस भारत के द्वारा बनाया गया है। रूस के भी पार्ट्स हैं और भारत का सहयोग भी है, तो रूस और भारत के द्वारा इसको सुखोई 30 कहा जाता है, लड़ाकू विमान है, यह ध्यान रखें। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है, तो राजस्थान में जो लिंगानुपात है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेक्स रेशियो इन राजस्थान इज 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे होगी। प्यारे बच्चों 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं, 928 यानी कितने पुरुषों पर हैं, 1000 पे हैं, तो विकल्प हमारा एक सही होगा। राजस्थान में आणविक ऊर्जा परियोजना स्थित है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट, तो चलिए इस विकल्प के अनुसार देखते हैं रावत भाटा में यह है, तो यहां विकल्प हमारा क्या होगा, रावत भाटा सही होगा। आपने न्यू कंसेप्ट क्लासेस के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी करें, आगे भी शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, निम्न में से कौन सा मुद्रण माध्यम का उदाहरण है। मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल भी प्यारे बच्चों नहीं है, ऑडियो भी नहीं है, जनरल पत्रिका ही जो होती है वो मुद्रण का माध्यम है, तो हमारे पास में दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इनटू द राज्य सूची। विकल्प के अनुसार प्यारे बच्चों 66 होंगे। 101वां संविधान संशोधन होने के बाद में वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। यदि प्रश्न आ जाए वर्तमान में कितने हैं, तो 61 हैं, और राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, विकल्प देख लेना, 61 नहीं है तो 66 आपका क्या होगा, सही होगा। और आपके बुक्स के हिसाब से ये 66 ही आपको ऑप्शन भरने हैं, क्योंकि ये नवीनतम आंकड़ा इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इंडोनेशिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बोरोबुद्दुर मंदिर कहां पे स्थित है, बोरोबुद्दुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है, और यह इंडोनेशिया का जावा प्रांत में है, जावा द्वीप है प्यारे बच्चों, यहां पर यह स्थित है। ध्यान रखें यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार बोरोबुद्दुर मंदिर है, बौद्ध का मंदिर है, यहाँ पर बुद्ध का मंदिर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं यह जावा में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध विहार यहाँ पे स्थित है, तो यह इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप में स्थित है। निम्न में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है, तो यहाँ पर यदि हम राजवंश के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर
प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान और भुइल, यानी ये उत्तर भारत से संबंधित थे। एक तो थे प्रतिहार थे, एक चौहान थे, एक जो हम बात करें गढ़वाल थे, और एक जो थे गुहिल थे। इन विकल्प के अनुसार हमारा चौहान जो राजवंश है, पृथ्वीराज चौहान, इसी से संबंधित था। तो यहां पर चौहान राजवंश है वो उत्तर भारत से संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन ओडिशा। तो ध्यान रखें, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? प्यारे बच्चों, डेफिनेट पानीपत का युद्ध आपके आएगा। तो चलिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इनको नोट कर ले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये 3 युद्ध की डेट याद कर ले। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में, तीसरा 1561 में। पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? पहला युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, फर्स्ट युद्ध है वो। चलिए इसके बारे में यह भी आ सकता है किसके मध्य हुआ। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर इसमें विजयी हुआ था प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ध्यान रखें, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। चलिए दूसरे युद्ध के बारे में देखते हैं। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था हेमचंद्र, इसको कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता है। हेमू व अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में। और प्यारे बच्चों, यहां पर यह युद्ध हुआ था 1556 में, इसमें अकबर विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1561 में। 1561 के अंतर्गत होता है तीसरा युद्ध होता है। प्यारे बच्चों बताइए, यह तीसरा युद्ध किसके बीच में होता है? यानी यह युद्ध होता है 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, यह होता है अफगान के बीच में, अफगान व पठान के बीच में होता है। पठान के बीच में होता है, और इस पठान नहीं, मराठा के बीच में। तीसरा युद्ध होता है अफगान व मराठा के बीच में। अफगान इसमें विजयी होते हैं 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो विकल्प के अनुसार 1561 है, डेफिनेट पानीपत का युद्ध आएगा। ध्यान रखें, 1526, 1556 और 1761 ये 3 युद्ध होते हैं। नेक्स्ट है हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है कि यह युद्ध हुआ था, यानी मान सिंह व महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, 1576 में हुआ था। और यह भी आ सकता है यह अकबर और यानी महाराणा प्रताप के बीच में भी माना जा सकता है। अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था, और यह युद्ध से संबंधित है। और यह इस युद्ध का नतीजा रहा, यह युद्ध अनिर्णायक रहा, इसमें किसी की भी विजय नहीं हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सोनारगढ़ का किला कहां पे स्थित है? प्यारे बच्चों, यह है सोनारगढ़ का जो किला स्थित है वो है जैसलमेर में है। यह किला जेसल भाटी ने बनाया था। जेसल भाटी ने बनाया था 1155 में। यह भी डेट ध्यान रखें, जेसल भाटी ने सोनार का किला बनाया था जैसलमेर में 1155 में। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? रेड फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। और यह कब करवाया था प्यारे बच्चों? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था 1638 से प्रारंभ हुआ और 1648 में यह संपन्न हुआ। 10 साल में लाल किले का निर्माण हुआ था। 1638 से लेकर 1648 में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। विजय स्तंभ कहां पे स्थित है? और यह विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्यारे बच्चों, यह विजय स्तंभ है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है या विष्णु से संबंधित मूर्तियां लगी हुई हैं विजय स्तंभ। ज्योतिबाई फुले के रूप में जाना जाता है। तो यह ज्योतिबाई फुले प्यारे बच्चों एक समाज सुधारक थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 से 1948 में। 1914 से
1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था पूछा गया है तो 1914 में, समाप्त हुआ था 1918 में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस सामाजिक विज्ञान के जो जनरल साइंस के पर्सन हम कह रहे थे वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो इनमें भी और भी महत्वपूर्ण पर्सन के फैक्ट हैं वो लेके आएंगे। हम मॉडल पेपर 4-5 सोल्व करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप नोटबुक और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ में खड़े उतरें। उन्हें उम्मीद है मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो उस पर कायम रहें, अपना समय खराब न करें। मात्र आपके पास में कुछ ही दिन समय बचे हैं। आप एनोनिमस में सिलेक्शन होकर यस साबित कर सकते हैं कि हम भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेशक आप इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हुए हैं। तो इस चैनल को आपका भी यह फर्ज बनता है आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, जिससे घर बैठे और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ न्यू कंसेप्ट क्लासेस आपसे विदा ले रहा है और भी नए पेपर लेकर आएंगे। ये 2018 में आया हुआ मॉडल पेपर है, जिसको 2018 में ये पेपर आया था। तो हो सकता है इसमें से कुछ पर्सन रिपीट भी हो जाए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ।